पार्टी में कांग्रेस के नेताओं को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन 400 पार की बाहर करते हो उसमें 180 खासदार दूसरे पार्टी के बैठे हुए तुम्हारे पास में, तुम्हारी पार्टी है कौन वहां पे? और तुमने अच्छा काम किया होता तो गांव के दीवारों पर तुमके अब की बार फिर से मोदी सरकार लिखना नहीं पड़ता। और काहे की सरकार मोदी सरकार है? ये भारत सरकार है, तो भारत का नाम बदल दो, मोदी नाम कर दो भारत का तुम। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ में अभी जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, रविकांत गुड्डू बुपचे, इन सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत करना चाहेंगे सर। देवा, आपके भी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा की तरह जनता की बीच हमारा जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका हमेशा आप ख्याल रखते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताना चाहूँगे सर, हमारी विशेष चर्चा आज की जो है अहम है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और दूसरे भी कुछ विषय है। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस पक्ष के जो कार्यकर्ता है, गोंदिया जिले में एक बवाल ऐसा खड़ा है कि पूरे भाजपा में प्रवेश ले रहे वरिष्ठ बड़े बड़े नेतागण भी। कैसा है, ये जो सिलसिला चालू हुआ है ये आप पूरे देश में देख रहे होंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जो उन्होंने लगा के रखी है कि ये अगर कल तक जिन नेताओं को कि ये भ्रष्टाचारी नेता है ऐसा बोलते हैं, कल वो उनके पार्टी में प्रवेश कर लेते हैं तो वो फिर पूरे क्लीन हो जाते हैं। तो इसके उदाहरण आप अनेक देख रहे हैं। इन्होंने अजीत दादा पवार साहब को भी इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, सिंचन घोटाले का और भ्रष्टाचार का विषय लेके या अन्य विषय को लेके ईडी की कार्यवाही का जो डर दिखाया। अभी आज वो अजीत पवार साहब उनके साथ में है और उनकी तिजोरी की चाबी नियोजन की उनके पास रखी है। तो ये समझ रहे हैं कि जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम सत्ता के ताकत में कुछ भी कर लेंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, युवा लोग हर दिन हर बात को सोशल मीडिया पे देखते हैं और ध्यान में रखते हैं। तो आज का यूथ, आज का नागरिक ये बात को भली बात जानता है कि भाजपा अपना डर दिखा के लोगों को अपने पार्टी में प्रवेश करवा रही है और उनका लक्ष्य महज सिर्फ लोकसभा है। लोकसभा चुनाव एक बार निपटा कि ये जितने लोग जा रहे हैं इनको खुद ही निपटाने वाले हैं। तो अभी ये जो जा रहे हैं ना, इनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, समय आते जाते रहता है और ऐसा डर के निर्णय नहीं लेना चाहिए। अभी रहा साल मेरे मतदार संघ का आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी पिछले एक हफ्ते में एक 5-6 कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया। मैं ये नहीं बोलूँगा वो कार्यकर्ताओं में कोई दम नहीं था या उन्हें, राजकारण में हर कार्यकर्ता एक काम का होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, सब काम का ही होता है। एक मतदान भी किसी के पास है तो काम का होता है। पर मैंने उनमें से 2-3 कार्यकर्ताओं को पूछा कि अरे बाबा तुम ये अभी एकदम चुनाव के मुंह पे प्रवेश क्यों किए? तो बोले भैया बहुत आर्थिक स्थिति खराब है हमारी, और कोविड के बाद से वास्तविकता ये है कि मिडिल क्लास आदमी का बिजनेस डूब गया, नोटबंदी से छोटा मोटा उद्योग डूब गया, महंगाई की मार आदमी झेल नहीं पा रहा है, किसान को जो बिजाई थी वो दुप्पट दाम में मिल रही है, किसान को जो यूरिया 400 में जाता था वो 1200 तक उसका रेट हो गया है, मजूरी जो 60-70 रुपये थी वो 100-200 के पार जा रही है। तो एक्चुअली किसान वर्ग को एक पूरा नहीं रहा है और ये कार्यकर्ता पार्टी की जो है ये अभी थोड़ा परेशान है। तो उनमें थोड़ा सा भी अगर लालच की बू आई कि आता है क्या पार्टी में, चल आ पार्टी में तेरे को 10 लाख का काम देता हूँ, तेरे को 20 लाख का काम देता हूँ, इस तरह का लालच दिखाया जा रहा है उन कार्यकर्ताओं को। और वो काम का गाजर लेके बेचारे कार्यकर्ता मुझे बताने के पहले पूछते हैं सब लोग, भैया ऐसा ऐसा आया है जी, कैसा करेंगे? तो मैं बोलता हूँ जाओ, तुम जाओ वहाँ पे साथ में, क्योंकि मेरे पास तो कोई कामदार की है ही नहीं, मेरे पास खासदार की है ही नहीं, मेरे पास ना तो जिला परिषद का सभापति पद है, ना अध्यक्ष पद है, ना मेंबरशिप है, तो मैं लोगों को तो काम दे नहीं सकता। तो इसलिए मेरे को जो जितने भी जा रहे हैं ना उनके पास ये सब एक फोन करके जा रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा तकलीफ है, और उन्होंने पत्र, मैं तो उनको यहाँ तक बोल रहा हूँ कि अगर बच्चों तुमको जाना ही था तो तुम ये अभी चुनाव के आचार संहिता लगने के 4-8 दिन पहले क्यों जा रहे हो? तुमने साल भर पहले जाना था, मस्त 2-3 काम पीट डालना था। तो बोले तब तो काम दिया नहीं रहता। मतलब वो काम तो अब भी नहीं दे रहा है तुमको भाजपा वाले अभी काम देके क्या वो काम की कागज की पुंगली बना के डालना है क्या कहीं पे? क्योंकि अभी 12-13 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी। जो काम के लेटर देने के बहाने से इनको उन्होंने पार्टी में खींचा है, ना तो काम का नियोजन हो सकता है, नियोजन हो जाए तो ना तो उसकी प्रमा हो सकती है, प्रमा हो गई तो ना तो उसका वर्कआउट हो सकता है, और वर्कआउट होगा तो उसका ना काम हो सकता है। और ये सब चुनाव के पहले के दिए पत्र
कार्यकर्ताओं को खींचने के दिए गए पत्र, इनका वैल्यू नहीं है कुछ भी। तो कल उनको बोला कि आपने पत्र पहले हाथ में लेना था, डायरेक्ट वर्क ऑर्डर लेना था आपने तो, क्योंकि उनके पास तो कई कामों के पुराने वर्क ऑर्डर पड़े हुए, ये सब काम दूंगा बोला, ये करूंगा बोला, इसलिए जाके क्या फायदा है। मतलब आपको उन्होंने लालच दिखाया काम का, और उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खुद भूखे नंगे बैठे हुए, रात दिन उनकी वसूली चालू रहती है। तहसील से वसूली, तुम्हारे पंचायत समिति से वसूली, थाने से वसूली। अभी का पॉलिटिक्स कैसा हो गया है थोड़ा सा, इन्हें डराने धमकाने का। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ाया जा रहा है। मेरे पास ऐसी अनेक कंप्लेन आ रही है, अरे भाऊ हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर पे उन्होंने ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, वो बोलते या तो पार्टी में आ, नहीं तो तेरी कंप्लेन करेंगे, तेरा सदस्यता रद्द कर देंगे। तो ये क्या है, ये मतलब डराया जा रहा है सब लोगों को। तो जो डर का वातावरण केंद्र से चालू हुआ है वो राज्य सरकार तक आया है, और राज्य सरकार से वो गांव तक आ गया है। अभी यानी गांव में रिश्ते खराब हो रहे हैं। गांव में एक राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम एक आदमी, अपने पड़ोस का आदमी जिससे रात दिन उसके मुंह को मुंह पड़ने वाला है, ऐसे आदमी को डराया जा रहा है। बीच में बीर गांव की कंप्लेन आई थी, बीर गांव के ऐसे ही हमारे वहां के एक सरपंच थे, राष्ट्रवादी से चुन के आए थे, उनको डरा धमका के धमकी देके यहाँ के लोगों ने अपने बीजेपी में प्रवेश करवा लिया। अभी वहां के और एक मेंबर है ग्राम पंचायत के, जो हमारे मेंबर है, उनको भी किसी विषय को लेकर डराया जा रहा है। मैंने तो बोला उनको, ये डर के नहीं चलेगा, आप डर के ऐसा वार झेलेंगे तो ये आपको उतना ही डराएंगे। आप बोला सीधा सीधा ये ऐसे लोगों को पकड़ो और गांव के चौराहे पर तो जूते मारो, बोला देखते फिर कैसा ही करते हो। और नहीं तो उन्होंने भी सत्ता भोगी है, कल उनके भी सत्ता भोगी के टाइम के कार्यकाल के, बोला पूरे विषय निकालो माहिती के अधिकार में और पूरी, बोला ऐसे कैसे तुमको परेशान करते हो, कंप्लेन करते, बोला उसके लिए पीछे हम खड़े हैं इसके लिए। ये लेकिन हिम्मत कार्यकर्ताओं को दिखानी पड़ेगी, ये डर के नहीं चलेगा। मैं आज भी आपके चैनल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के मेंबर, सरपंच, उप सरपंच, सभी को मेरा कहना है, आपको इनको डरने की गरज नहीं है। आप इनके खिलाफ में माहिती के अधिकार लगाओ और ग्राम पंचायत में से इनके खिलाफ में जो भी चीजें बाहर निकालो, मैं आपके साथ में। क्योंकि क्या क्या वातावरण क्या बना रहे गाँव में, तुम किसका डर दिखा रहे तुमको, मोदी का डर दिखा रहे क्या देश में, तुम क्या देवेंद्र पंत का डर दिखा रहे तुम हमको यहाँ पे। अरे राजनीति को राजनीति करने दो, गांव वालों से संबंध अच्छे रखो। अरे गांव में लोगों को डराने का राजकारण चालू है अभी, तो बिल्कुल डर नहीं करेंगे। जो जबरदस्ती में उन्माद मचा रहा हूँ उनको गांव में खूंदो, उनको सबको पकड़ के, कोई टेंशन नहीं, इनके साथ मैं खड़ा हूँ। बोलो। क्या बताना चाहोगे। दूसरा एक सवाल ऐसा है कि आपके तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में जो कि चर्चा चल रही है कि भूमि पूजन जोरों शोरों से हो रहा है। वही तो मैं बता रहा था, अभी चुनाव आ गए ना, अभी क्या होगा बता रहा हूँ मैं। अभी 50 करोड़ का फंड लाने का बात चले जाएंगी, ऐसा ही पत्र भी आएगा, सरकार उनकी छे वहाँ पे, फिर ऐसे पत्र की प्रमा बनेंगी, काम बनेंगी। देखो ये लेटर है और ये भूमि पूजन होंगे। तुम खड़ाते मोहगांव रास्ते का भूमि पूजन, मोहगांव से तुम खड़ा का भूमि पूजन, एक ही रास्ते के 2-2 बार भूमि पूजन होंगे। और ये भूमि पूजन अगर इतने सारे इस पैमाने पे होने वाले थे तो ये 4 साल तक भूमि पूजन क्यों नहीं हुए। अभी चुनाव का टाइम आया तो पूरे गांव भरे के भूमि पूजन रोज देखता हूं मैं, 2 करोड़ की भूमि पूजन, 10 करोड़ की भूमि पूजन, 5 करोड़ की भूमि पूजन। तो ये क्या भूमि पूजन ये 4.5 साल में क्यों नहीं हुए। फिर ये चुनाव आ रहे तभी भूमि पूजन क्यों हो रहे। मतलब ये लोगों को चुनाव के टाइम पे देने वाला गाजर है एक तरह का, उनको लोगों को गाजर दे रहे, ये अपने कार्यकर्ताओं को गाजर दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के लोगों को चूतिया बनाने की ये दुकान खोल कर रखी इन्होंने। मुझे तो अभी भी ताज्जुब है कि लोग इन चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं कि ये भूमि पूजन, ये मैं चुनाव की भूमि पूजन है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है जी। जैसे कि अभी आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव लगने वाले हैं, जनता के बीच में कैसा कैंडिडेट होना चाहिए लोकसभा में आने वाला जो चुनकर दे सके प्रतिनिधि। देखिए लोकसभा ये बड़ा चुनाव होता है, और लोकसभा ही क्यों, मेरा तो ये मानना है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नॉट इवन ग्राम पंचायत भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति जो राजनीति में ये कह के आता है कि मैं लोक सेवा के लिए आया हूं, तो जनता ने कैंडिडेट चुनते वक्त एक ऐसा सरल कैंडिडेट चुन के देना चाहिए जिसको इस बात का एहसास हो कि वो जनता का प्रतिनिधि है, ना कि वो जनता का मालक है। मतलब एक सामान्य रूप से अवेलेबल नेता होना चाहिए जनता को, एक ऐसा नेता चुनना चाहिए। नहीं तो कई बार हम देखते हैं नेताओं में इतना एटीट्यूड होता है कि वो जनता तो बहुत दूर की बात है जी, अपने जिस पार्टी चुन के आते उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी तहजीब से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग चुन के आप क्या करोगे।
एक काम कम हुआ चलता है, पर एक ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता से एटलीस्ट सामान्य रूप से बात तो करें। तो अब मुझे लगता है कि पक्ष अपने जगह पे है कि जनता से जो भी कैंडिडेट जाए वो आपकी आवाज, आपकी बात, वो पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, चाहे जिला परिषद हो, वो जिस हाउस में जाता है वहां उस बात को उसने रखना चाहिए। वो इस बात से डरना नहीं चाहिए कि मैं अगर ये बात रखूंगा तो मेरे पार्टी के बड़े नेता ये मेरे को कल मेरा टिकट काट देंगे, मेरा नंबर कट जाएगा, मेरे पार्टी की ऐसी आइडियोलॉजी नहीं। देखो आइडियोलॉजी तो खत्म हो गई है, क्योंकि आज जो सत्ताधारी पक्ष है वो जब विपक्ष में था तब जिन बातों का विरोध करके मैदान में उतरता था वही बात तो आज वो लोग कर रहे हैं। उस जमाने में किसानों के विषय को लेकर भाजपा हमेशा मैदान में रहती थी। आपने जैसे किसान की बात की है, आपने सुने होंगे आपके भी ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी कि आपके खाते में 2000 रुपए आए क्या। इस पर किसान ने तगड़ा जवाब भी दिया था। और उस संदर्भ में आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो 2000 रुपए दे रहे हैं वह सही है क्या? पहली बात तो ये हमने मैं जब कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि हमेशा जब किसानों की अड़चन आती थी तो भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्गीय किसान की पार्टी बोला जाता था। पर आज क्या हो रहा है, अगर दिल्ली के सरकार को अपनी बात रखने के लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वहाँ का अगर किसान आना चाहता है अपनी बात रखने के लिए, तो उनको खालिस्तानी बोल के, उनको ये किसान नहीं है ये बोल के रोका जा रहा है। तो लोकशाही में रोकना ये कोई तरीका हुआ क्या? अगर समझ लो इन 60 साल पहले कांग्रेस पार्टी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ताओं को सड़क पे आने से, आंदोलन करने से रोकती तो आज ये पार्टी इतनी बड़ी बनती क्या? नहीं बनती। उन्होंने लोकशाही पद्धति से आंदोलन करने की परमिशन दी, तब जाके आप अपनी बात को जनता के बीच में रख पाए और तब जाके आप 2 खासदार से 300 खासदार तक पहुंचे ना। अगर आपको वो करने ही नहीं देते उस जमाने में तो आप यहां तक पहुंचते क्या? तो अभी भी आप किसान की सरकार होना तो किसानों को अपनी बात रखने दो ना। और अगर कोई भी कानून जब गवर्नमेंट बनाती है और वो कानून जिनके लिए बनाए उनको ही लगता है कि ये कानून हमारे फेवर के नहीं है, तो फिर तो कानून रद्द कर दो ना। जैसे पिछले वक्त 1.5 साल तक किसान सड़क पे दिल्ली में बैठे रहे, उनके ऊपर बुलडोजर चले, उनके ऊपर इनके एक मंत्री के बेटे ने कार चलाई, वो पूरे 1.5 साल के अभियान में 700 किसान मर गए। उन किसानों जो मर गए उनके फैमिली को ना कोई नौकरी मिली, ना कोई उनको मुआवजा मिला। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बहुत भावुक होकर कहा कि मैं शायद गलत था, मैं शायद मेरे किसानों को समझाने में असक्षम रहा। और फिर उन्होंने वो 3 काले कानून, जिनको काले कानून हम बोलते हैं, उन्हें वापस लिया। तो वापस लिया तो सिर्फ उन्होंने मीडिया में लिया ना, वो उसके ऊपर पार्लियामेंट के हाउस में कहा ये हुआ जीआर रद्द करने का कोई नियम नहीं बना। अब तो चुनाव भी आ गए, मतलब वो तो एज इट इज है ना अभी भी। मतलब आपने इस देश के किसानों के साथ में छलावा किए, क्योंकि वहां भले आंदोलन में देश के 2-3 स्टेट के किसान बैठे थे पर बात पूरे देश के किसानों की थी ना। आज अगर तुम मेडिकल स्टोर में जाओगे या किसी किराना दुकान में जाओगे, एमआरपी पे लोग माल बेचते हैं ना, तो व्यापारी एमआरपी पे माल बेचना चाहता है, तो किसान अगर एमएसपी अगर अपने फसल की फिक्स करना चाहता है तो फिर बुरा क्या है? तो मतलब आज आपसे किसान खुश नहीं है, आज आपसे युवा खुश नहीं है। तुमने साल के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, मतलब 9-10 साल में तुमने 10 करोड़ 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। तो 18 करोड़ छोड़ दी तुमने, 18 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिए। तुमने बात कर रहे थे महंगाई की, तो तुम्हारे गैस तुम्हारी 450 की थी, आज वो 1000 पार कर गई है। तुमने बात करी थी पेट्रोल डीजल की, वो 50-60 के इसमें था। तुमने बात करी थी कि हम इससे कम कर देंगे 30 रुपए, वो 100 के पार हो गया। मतलब तुमने आज तुम एक गरीब आदमी को बोलते हो कि घरकुल बनाओ तुम 1.5 लाख रुपए में। आज 1.5 लाख में घरकुल बनता है क्या? ये बड़े बड़े लोगों के मंत्री संतरी कलेक्टर फलेक्टर इनके संडा 1.5 लाख की इनकी सीट आती है, और ये 1.5 लाख में गरीबों को घर बनाओ बोलते हैं। हमारा साफ कहना है कि 1.5 लाख में घर नहीं बनता। अगर आपके मित्रों की 5-5, 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए आप माफ कर सकते होंगे तो एक गरीब को कम से कम 4-5 लाख रुपए तो दो एक घर बनाने के लिए। अच्छा, उसमें भी पार्सलिटी करते हैं। शहर के लोगों को 2.5 लाख का घरकुल बोलते हैं, गांव के लोगों को 1.5 लाख का घरकुल बोलते हैं। क्यों भाई? शहर का आदमी को कुछ अलग घर बनता है क्या? क्या उसका मिस्त्री अलग बनता है क्या? शहर में भी काम करने वाला मिस्त्री गांव का जाके काम करता है और गांव में भी काम करने वाला मिस्त्री गांव का ही काम करता है।
ईटा उसको भी वही रेट में मिलती है जो गांव के लोगों को मिलती है, सीमेंट वही रेट में शहर वालों को मिलता है, वही रेट में गांव वालों को मिलता है, लोहा भी वही रेट में शहर वालों को मिलता है, गांव वालों को मिलता है। तो फिर गांव का घर कुल 1.5 लाख का और शहर का घर कुल 2.5 लाख का, ये हम गांव और शहर को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? ये समझना चाहिए सरकारों को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज ना तो किसान खुश है, ना बेरोजगार खुश है, ना गृहिणी खुश है, ना युवा खुश है, इस देश का सर्वेंट खुश है, ना कोई खुश है। तो फिर आप ये 2000 का गाजर देके क्या करने वाले हैं? आप आत्मनिर्भर की बात एक तरफ करते हैं और भाषण में बोलते हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में अनाज दे रहा हूं। भाई इस अनाज का ही तो आपने एक जमाने विरोध किए थे कि आजादी के 60 साल बाद आज भी लोगों को राशन फुकट में देना पड़ रहा है, तो ये हमारा, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। फिर तुम कुछ नया करो ना। रात दिन गांधी घराने को, नेहरू परिवार को कोस के थोड़ी चलेगा। 9 साल तुमको सत्ता पक्ष में मिले ना और पूरी ताकत से मिले हैं, आप करके दिखाने का था आपने महंगाई कम, अब वो कम क्यों नहीं हो रही है आपसे? तो ये सब चीजें जनता को सोचनी है। ये आरटी पार्टी, अगर आज तुमने अच्छा काम किया होता इन 4, 5, 10 सालों में, तो तुमको आज अपने पार्टी में कांग्रेस के नेताओं को लेने की गरज नहीं पड़ती। जिन 400 पार की बात करते हो उसमें 180 खासदार दूसरे पार्टी के बैठे हुए तुम्हारे पास में, तुम्हारे पार्टी में है कौन वहां पे? और तुमने अच्छा काम किया होता तो गांव के दीवारों पर तुमके अब की बार फिर से मोदी सरकार लिखना नहीं पड़ता। और काहे की सरकार मोदी सरकार है? ये भारत सरकार है, तो भारत का नाम बदल दो, मोदी नाम कर दो भारत का तुम। यानी इस तरह के हिटलर से चालू है, हर गांव के दीवारों पर तुमने नाम मिटाया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से हर नागरिक को विनंती है कि चुनाव आचार संहिता प्रोटोकॉल है कि मतदान के पहले कोई भी पोस्टर, बैनर या स्टिकर ये सड़क के किसी भी जगह पे जहां से जनता वोट डालने जाती है वहां रहता नहीं है, वहां रहना भी नहीं चाहिए, वो एक दिन के पहले पोता जाता है। आपके चैनल के माध्यम से विनंती करता हूं, जहां जहां भी अभी ये लोग लिख रहे हैं चुनाव प्रचार का जिस दिन टाइम खत्म होता है उस दिन हर उस गांव के कार्यकर्ता ने इससे चुनाव इफेक्ट नहीं होना चाहिए करके अपने अपने गांव का चुनाव लाके अपने अपने दीवारों पे लोगों ने जो भी बीजेपी के या किसी अन्य पार्टी के लोगों ने सिंबल को छपवाए है उसको चुनाव मतदान के एक दिन पूर्व शाम को उनको पोत के वो मिटाने का काम करना चाहिए। और यही आदर्श आचार संहिता का सही मायने में कर्तव्य है। बोलिए आगे। जैसे आपने बोले कि 2000 रुपये की बात किए, 2000 रुपये का गाजर डालोगे क्या? तो एक सवाल मेरा ऐसा है कि एक समय था कि किसान को इको यूरिया जैसी जो बोरी थी वह 400 रुपये में मिलती थी इको की, जहाँ तक के आज जहाँ तक के भाव देखा जाए तो 1150 या 1200 का भाव है उसका। और आज कहीं ना कहीं किसान को अपनी किसानी की फसल पिकाने के लिए तकलीफ हो रही है, और वही 2000 रुपये के चक्कर में जो कि जैसे कि बोलते हैं कि 2000 रुपये हम आपके खाते में दे रहे हैं, इससे संतुष्ट हो गए। एक किसान जवाब देता है पलट के कि हम संतुष्ट नहीं है, तुम्ही काय केलं हे 2000 टाकून का आम्ही खिस्यात टाकणार का? ऐसे कई रिकॉर्डिंग सुने, कई लोगों के मुँह से सुने, तो आपको क्या लगता है? भैया 2000 रुपये का एक गाजर ही है ना। एक तरफ आप बोलते हैं हम किसान को सम्मान निधि में 6000 डाल रहे हैं, हम 2000 डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम वो पैसा उनके जेब से दूसरे साइड से निकाल लिए लेके जा रहे हैं तुम। मतलब अगर जो अभी तक ना चुनाव आ गए ना, अभी सारे दाम कम होंगे, अभी गैस के रेट भी 5-50 100-200 रुपये कम हो जाएंगे, अभी 110-15 रुपये से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। मतलब चुनाव आए तो ये दाम कम करते हैं, और जैसे चुनाव निपट जाएंगे कि 10-15 दिन के अंदर ये सारे दाम फिर से 20 रुपये बढ़ा लेंगे। तो ये 20 रुपये दंड से जो बढ़ा दिया तुमने, तुम्हारा महीने का 2000 तुम्हारे जेब से निकाल लिया उन्होंने, फिर साल का 2000 देके तुम सब करोगे क्या? ये मेरा कहना है। तो जैसे कि आपने देखा तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के जो युवा नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रविकांत गुड्डू बुप्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने किसान के हित की बात की है, लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट कैसा होना, जगह जगह भूमि पूजन हो रहे तो इसके पीछे की क्या वजह है, और आचार संहिता के पहले जो कि इन्होंने एक जनता को आह्वान किया है कि जिनके भी मकान के आगे अगर भारत सरकार की जगह मोदी सरकार के जो बैनर या स्टिकर जैसे होल्डिंग है वह लगाए हुए, जिन्होंने भी लगाए होंगे उन्होंने साफ करना चाहिए और हटा देना चाहिए, ऐसा इन्होंने आह्वान किया। और जनता से क्या क्या अपील की आपने देखे दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।